इस पार्ट में हम पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन साइड सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज़ ग्रेट ब्रिटेन। इसमें क्या बोला है, अभी तक हम पहले स्टार्टिंग में बात करते थे कि जो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसको देख के बाकी सब यूरोप में मोटिवेशन मिली, फिर उसके बाद जो बाकी सब कंट्रीज़ बननी शुरू हुई उनको एज अ मॉडल देखा गया बाकी कंट्रीज़ को बनाने के लिए। अब ब्रिटेन के लिए बोला गया है कि इसको एज अ मॉडल देखा भी जाने नहीं लगा। इसके लिए आर्ग्यू किया गया कि ये मॉडल की तरह से इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। वाई? बिकॉज इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ अ सडन अपहेवल और रिवोल्यूशन। बिकॉज जो बाकी सब कंट्रीज़ में हुआ, कंट्रीज़ उनको बनानी थी तो उन्होंने रिवोल्यूशन किया, पर यहाँ पर ब्रिटेन में रिवोल्यूशन नहीं हुआ, मतलब सडन रिवोल्यूशन नहीं हुआ यहाँ पर। इट वाज़ अ रिज़ल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस। जो भी वहाँ पे प्रोसेस चल रहा था वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था, उसके बाद ही वो ब्रिटेन बना। अब क्या प्रोसेस चल रहा था वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अभी जिसे हम ब्रिटिश नेशन बोल रहे हैं, 18th सेंचुरी से पहले ऐसी कोई कंट्री नहीं थी। The primary identities of the people who inhabited the British Isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot, Irish। वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स बने हुए थे, पार्ट्स बने हुए थे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, जैसे कि इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, तो उसमें वो डिवाइडेड थे। और जितने भी ये ग्रुप्स थे हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया आपको, जितने भी स्टेट्स यहाँ पे अलग अलग थे, सबकी करेंसी अलग होती थी, सबकी लैंग्वेज अलग होती थी, कल्चर अलग होता था। ऐसे ही यहाँ पे ये कोई ब्रिटिश कंट्री ब्रिटेन नहीं था पहले। ये एथनिक ग्रुप 4 में डिवाइडेड थे जिनके अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इन चारों में से ना इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश, इन चारों में से जो इंग्लिश स्पीकिंग थे वो बहुत जल्दी वेल्दी हो गए, अमीर हो गए, और उनकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई, उनके पास पावर ज़्यादा थी। इट वॉज़ एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर दी अदर नेशंस ऑफ दी आइलैंड्स। अब ऐसे ही होता था पहले, जितने भी छोटे छोटे स्टेट्स होते थे अपने आप को वो एक्सपैंड कर लेते थे, बाकी जो आसपास के भी बॉर्डर के आसपास के भी एरियाज़ होते थे उसको भी अपने में, अगर वो पावरफुल होते थे तो उसको भी अपने में मिला लेते थे। सो यही बोला है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग थे वो अपने इन्फ्लुएंस से जो आसपास का एरिया था उसमें वो अपने आप को एक्सपेंड कर लेते थे, उसको भी अपने में मिला लेते थे। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैड सीज्ड पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688। इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की को सीज कर लिया था कब? 1688 में। एट द एंड ऑफ द प्रोट्रैक्टेड कन्फ्लिक्ट, जो भी वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हुआ था, वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट इट्स सेंटर केम टू बी फोर्स्ड। 1688 में जो उन्होंने सीज़ किया था मोनार्की को, उसके बाद जो पार्लियामेंट बनी थी, तभी से ये यहाँ पर इंग्लैंड जो है वो सेंटर में माना जाता था। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland। 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन बना था, वहाँ पर एक रूल निकाला गया था जिसको एक्ट ऑफ यूनियन बोला गया, बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, ठीक है, जिसकी वजह से जो नाम बना वो क्या बना? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। वो इफ़ेक्ट में आया, मतलब कि इस नाम से उसको बोले जाने लगा। एंड जो इंग्लैंड था वो अब क्या करने लगा? वॉज एबल टू, उसकी वजह से वो स्कॉटलैंड पर अपना इन्फ्लुएंस डालने लगा। और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वॉज हैंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स। अब क्योंकि पावरफुल कौन थे? इंग्लिश स्पीकिंग, तो वो जो थे बाकी सब पर भी अपना जो भी है अपना डोमिनेट करने लगे, दूसरे लोगों पर भी। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन्ट दैट, अब जो ब्रिटिश आइडेंटिटी, जो ब्रिटिशर्स थे, जो इंग्लिश स्पीकिंग थे, उनकी जो आइडेंटिटी थी उनकी ग्रोथ होने लगी। एंड उसका मतलब ये था कि जो स्कॉटलैंड्स डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड। ब्रिटिशर्स ने स्कॉटलैंड को सप्रेस कर दिया।
and the Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they attempted to assert their independence. तो जैसे ब्रिटिशर्स ने स्कॉटलैंड पर आप कह सकते हो इस तरह से कि कब्जा ही कर रखा था, तो जब भी वो कुछ आवाज़ उठाने की कोशिश करते थे जो ब्रिटिशर्स थे वो उनको दबा देते थे, तो वो उनको स्कॉटलैंड को इंडिपेंडेंस नहीं मिल पाई थी. एंड द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वो फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज थी वो भी उनको बोलने नहीं दिया जाता था. नेशनल ड्रेस उनको पहनने नहीं दी जाती थी जो उनकी थी स्कॉटलैंड वालों की. एंड लार्ज नंबर वो फोर्सिबली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड्स, जो उनकी अपनी ज़मीनें थी वो भी उनसे ले ली जाती थी स्कॉटलैंड वालों से. आयरलैंड सफ़र्ड अ सिमिलर फेट जैसे अभी स्कॉटलैंड वालों के साथ हुआ, ऐसे ही आयरलैंड के साथ भी हुआ. इट वॉज़ अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स. तो जो आयरलैंड था वहाँ पर भी लोग डिवाइडेड थे कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स में. इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री. इंग्लिश पीपल जो थे, इंग्लिश स्पीकिंग जो थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स को हेल्प किया आयरलैंड के लोगों को, ताकि वो अपना वहाँ पर डोमिनेट कर सके एक कैथलिक कंट्री में. एंड कैथलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. जिन कैथलिक ने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आवाज़ उठाने की कोशिश करी उनको सप्रेस कर दिया गया. एंड आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फ टॉन एंड हिज यूनाइटेड इरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम. कैथलिक वालों ने आवाज़ उठाई, उनको ब्रिटिशर्स ने दबा दिया, और फिर उसके बाद दो लोग आए, वॉल्फ टॉन एंड यूनाइटेड इरिशमैन, उनको भी उन्होंने जो था वो हरा दिया और यूनाइटेड किंगडम बना 1801 में. अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स्ड थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर. तो जैसे पहले भी था, इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे, वो डोमिनेट करते थे, तो उन्होंने अपना एक ब्रिटिश नेशन बना दिया. द सिम्बल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन. अब उन्होंने अपने सिम्बल्स बनाने शुरू किए न्यू ब्रिटेन के. क्या बनाया? ब्रिटिश फ्लैग, उसको बोला था यूनियन जैक. नेशनल एंथम दैट इज़ गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज. तो ये आपको लर्न करना है कि उन्होंने अपना सिंबल क्या बनाया, फ्लैग, एंथम और लैंग्वेज. इन तीनों को प्रमोट किया गया. और जो ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली एज सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन. और जो बाकी जो बचे थे ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सब ऑर्डिनेट. ठीक है, जो बाकी का जो एरिया था वो उनके सब ऑर्डिनेट पार्टनर्स बने. देन विजुअलाइजिंग द नेशन. अब हम जैसे बोलते हैं कि हम अपने कंट्री को किस तरह से देखते हैं, क्या क्या सिंबल्स होते हैं, या फिर हम अपनी कंट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि किस कंट्री को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया. वाइल इट इज़ ईजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर थ्रू अ पोर्ट्रेट और अ स्टैचू, हाउ डज़ वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू अ नेशन. जैसे अगर कोई भी लीडर होता है वो अपनी फ़ोटो लगा देता है या फिर किसी का स्टैचू लगा देते हैं, बट अगर हम बोले कि पूरे एक नेशन को एक फ़ेस देना है तो क्या देना चाहिए, क्या दे सकते हैं. जैसे इंडिया का कोई फेस, एज सच कि हम किसी का फेस तो लगा नहीं सकते, तो इमेजिन करके कुछ बना सकते हैं, तो वो बोला गया. आर्टिस्ट इन 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग अ नेशन. पर्सोनिफाइंग आपको पता है क्या होता है, किसी पर्सन से कंपेयर करना. तो जो 18th 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने नेशन को, कंट्री को किसी पर्सन से ऐसे, उन्होंने आर्टिस्ट जो थे उन्होंने ऐसी आर्ट बनाई कि किसी पर्सन का फेस बना दिया जो एग्जिस्ट नहीं करता और वो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करता है या करती है. इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वर अ पर्सन. नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स उन्होंने बनाई, फीमेल्स की फ़ोटो बनाई और उसको उन कंट्री से रिप्रेजेंट किया. द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनीफाई द नेशन डिडंट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमन इन रियल लाइफ में वो नहीं होती थी, बस आर्ट बनाया था उन्होंने. तो रादर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ नेशन अ कंक्रीट फॉर्म. मतलब उनको
सिर्फ एक नॉन लिविंग थिंग की तरह आर्ट में या फिर स्टैचू में बनाकर दिखाया गया। दैट इज़ अ फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। पोस्टेज स्टैम्प ऑफ 1850 विद द फिगर ऑफ मैरियाना रिप्रेजेंट द रिपब्लिक ऑफ फाइनेंस। मतलब ये किसी की फ़ोटो नहीं है, बट ऐसे ही आपको एक नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फ़ोटो बना दी गई। यहाँ पर भी एक बनाया गया है, ये किसकी बनाई गई है? जर्मेनिया फिलिप वेट आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड दिस पेंटिंग ऑफ जर्मेनिया ऑन अ कॉटन बैनर एज इट वॉज meant to hang from the ceiling of the Church of St. Paul where the Frankfurt Parliament was convened in March 1848। तो ये कोई एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। एंड एलिगरी का मीनिंग होता है व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, फॉर इंस्टेंस ग्रीड, एनवी, फ्रीडम, लिबर्टी, कुछ भी हो सकता है, इज एक्सप्रेस थ्रू अ पर्सन और अ थिंग। एन एलिगोरिकल स्टोरी हैज़ टू मीनिंग, वन लिटरल एंड वन सिम्बॉलिक। ठीक है, तो एलिगरी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो रियल नहीं है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं हम किसी पर्सन या थिंग के थ्रू। जैसे यहाँ पे कंट्री को रिप्रेजेंट किया जा रहा है किसी पर्सन के थ्रू। So you will recall that during the French Revolution, artists used the female allegory to portray ideas such as liberty, justice and republic. फ्रेंच रिवोल्यूशन में भी हुआ था कि उन्होंने किसी की पोर्ट्रेट बनाई थी जो एग्जिस्ट नहीं करते थे। दीज आइडियाज़ वॉज रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिम्बल्स। तो इन आइडियाज़ को या तो सिम्बल से या फिर ऑब्जेक्ट से या फिर किसी की पेंटिंग से, मतलब किसी की पिक्चर से उसको डिपिक्ट किया जाता था। एंड दीज आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। ओके, एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट्स ऑफ लिबर्टी आर द रेड कैप। ये आपने शायद पहले देखा होगा, जो लिबर्टी का साइन था वो रेड कैप से दिखाया गया था। ब्रोकन या फिर ब्रोकन चेन से, कि चेन्स टूट गई मतलब फ्रीडम मिल गई। जस्टिस, वाइल जस्टिस इज़ जनरली अ ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन। ये भी आपने देखा होगा, जस्टिस जहाँ पे जो जज वहाँ पर कोर्ट होता है उसमें एक लेडी होती है जो ब्लाइंड फोल्डेड होती है, उसकी आंखों पर पट्टा बंधा होता है ना। तो वो किसको दिखाता है? सिंबल है जस्टिस का। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल, तराजू होता है उसके हाथ में और ब्लाइंड फोल्ड होता है, तो वो कोर्ट का साइन होता है, मतलब जस्टिस का। सिमिलर फीमेल एलिगेरीज वर इन्वेंटेड बाय आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू रिप्रेजेंट द नेशन। तो अब उन्होंने रिप्रेजेंट किया नेशन को किससे? फीमेल की फ़ोटो से। इन फ्रांस शी वॉज क्रिश्चियन मेरियाना। ये फ्रांस में उन्होंने जो पिक्चर बनाई उसका नाम रखा क्रिश्चियन मेरियाना। अब पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, वैसे ही क्रिश्चियन नेम है बट उन्होंने ये नाम रखा एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग को, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ पीपल्स नेशन, जो कि उनके नेशन को रिप्रेजेंट करती है। हर करेक्टरिस्टिक्स वर ड्रॉन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। कहाँ से लिया गया ये आइडिया? रेड कैप, ट्राई कलर एंड कॉकेड स्टेट। ठीक है, यहाँ पे दिखाया हुआ है ट्राई कलर का फ्लैग हो गया, रेड कैप हो गई, यहाँ पर नहीं दिखाया गया, एक सेकेंड। ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने उसको रेड कैप में दिखाया, ट्राई कलर फ्लैग में दिखाया एंड कॉकेड। Statues of Mariana were erected in public squares to remind the public of nation symbol of unity and to persuade them to identify with it। तो पब्लिक प्लेसेस पर उसको लगाया गया सो दैट लोग उसको पहचान सकें और उनको याद रहे इट इज़ अ नेशनल सिंबल ऑफ यूनिटी। मैरियाना इमेजेस व मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड स्टैम्प। कॉइन्स और स्टैम्प पर भी उस फोटो को लगाया गया। सिमिलरली जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ जर्मन नेशन। जैसे यहाँ पे क्या नाम था? मैरियाना। आपको ये लर्न करना है, मैरियाना कहाँ पर था? फ्रांस में। और जर्मेनिया कहाँ पे है? जर्मन में। ठीक है, इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मेनिया वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। यहाँ पर ये ओक लीव्स का क्राउन है, ये जर्मन का है। देखो यहाँ पे लिखा भी है जर्मेनिया, है ना, तो ये जर्मन का है जिन्होंने ओक लीव्स के क्राउन पहना हुआ है। और एज द जर्मन ओक स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। ठीक है, तो वहाँ पर ओक लीव्स को ये माना जाता है, इसलिए उन्होंने ओक लीव्स का क्राउन बना के पहना रखा है इनको। अच्छा, ये जो है एट्रीब्यूट्स एंड सिग्निफिकेंस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है
कि कौन सा सिंबल किसको दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि ब्रोकन चेन बीइंग फ्रीड, मतलब चेन ब्रोक हो गई या चेन ब्रेक हो गई, इट मीन्स फ्री हो गए, फ्रीडम मिल गई। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, उस पर ईगल जो छपी होती है, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, दैट इज़ स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। देखो इसके है ना यहाँ पर ड्रेस पे ईगल की तरह छपा हुआ है ना, ठीक है, वो स्ट्रेंथ को दिखाता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स हीरोइज्म, स्वॉर्ड जो हाथ में तलवार ली है, दैट इज़ रेडीनेस टू फाइट। ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस। देखो स्वॉर्ड के आसपास यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज़ ऑलिव ब्रांच, ब्रांच भी लगी हुई है। अगर किस हम अगर पीस चाहते हैं तो उसको दिखा रहे हैं ये। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर, दैट इज़ फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स। ठीक है, ये आपका ट्राई कलर का हो गया। देन रेज ऑफ द राइजिंग सन, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ अ न्यू इरा। अब यहाँ पे रेज देखो कहाँ पर दिखाई गई हैं आपको, यहाँ पे जो बैक साइड से रेज दिखाई गई है ना ये येलो कलर की, इट मीन्स बिगिनिंग ऑफ न्यू ईरा। ठीक है, तो ये मीनिंग्स ऑफ जितने भी है सिम्बल्स के वो लर्न करने हैं। ऐसे यहाँ पर भी दिखाया गया ना ये सारा, देखो ये चेन टूटी हुई है, ये ईगल जो मैंने आपको दिखाया कि उनकी ड्रेस पे बना हुआ है, ये फ्लैग हो गया, ये स्वॉर्ड हो गया, स्वॉर्ड पर ब्रांच लगी हुई है ऑलिव की। ठीक है, देन ये लेडी किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये कर रही हैं जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। राइन वो अपनी ना कंट्री के लिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री को गार्ड कर रही हैं। ये इस तरह से दिखाई है कि अपनी कंट्री को वो गार्ड कर रही हैं, मतलब बचा रही हैं बाहर के लोगों से। 1860 द आर्टिस्ट लॉरेंस क्लेजन वॉज कमीशन टू पेंट दिस इमेज, उनको ये इमेज बनाने के पैसे मिले थे। The inscription on Germania's sword reads German sword protects the German Rhine। इनकी स्वॉर्ड पे क्या लिखा हुआ है, द जर्मन स्वॉर्ड प्रोटेक्ट्स द जर्मन राइन, इनकी स्वॉर्ड पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, देन नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century, nationalism no longer retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century, but became a narrow creed with limited ends. And during this period, nationalist groups become increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war. The major European powers in turn manipulated the nationalist aspirations of the subject people in Europe to further their own imperialistic aims. अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म आपको पता है क्या होता है, अपने नेशन के लिए फीलिंग, गुड फीलिंग, और इम्पीरियलिज्म होता है कि हमारा तो नेशन जितना है लेकिन आसपास के लोगों का जो एरिया है वो भी कब्जे में ले लो, उसे बोलते हैं इम्पीरियलिज्म। सो 19th सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में, मतलब लास्ट 25 ईयर्स में जो नेशनलिज्म था, नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। जैसे कि स्टार्टिंग में था ना 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में कि सब नेशनलिस्ट बने हुए हैं, सब उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अभी वो इतना ज़्यादा नहीं था, अभी वो थोड़ा कम हो गया है। बट इस पीरियड में क्या हुआ, नेशनलिस्ट ग्रुप जो हैं वो बिकमिंग इंक्रीजिंग, अब उनको सहन नहीं हो रहा है एक दूसरे से, जो आसपास के लोग हैं जो उनकी ज़मीन ले रहे हैं और हमेशा वॉर के लिए रेडी होते हैं, वो इंटॉलरेंट हो गए इन सब चीज़ों के लिए ना, बिकॉज नेशनलिज्म तो है ही, लेकिन जब आसपास के लोग उनका भी एरिया ले लेंगे, इम्पीरियलिज्म हो जाएगा, तो फिर ऑब्वियस है वो इंटॉलरेंट हो जाएंगे। और जो मेजर यूरोपियन पावर्स है वो मैनिपुलेट कर रही हैं, मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पायरेशन ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिस्टिक एम्स। जो मैंने अभी आपको बताया, जो आसपास के एरियाज़ और वो हथियाना चाहते हैं, वो ही उनका अभी वो एम रह गया था। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द एरिया कॉल्ड द
बाल्कन्स। अब ये बाल्कन्स एक एरिया का नाम है। अभी वहाँ पर 1871 के बाद क्या हुआ वो देखते हैं। द बाल्कन्स वॉज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, whose inhabitants were broadly known as the Slavs। अब ये क्या बताया है, जो बाल्कन्स है वो एक रीजन था जहाँ पर जियोग्राफिकली और एथनिक वेरिएशंस थी। और ये जितने भी नाम से ऐसा वो लर्न नहीं करने, लेकिन आपको पढ़ने हैं कि वो इन सब नामों से वहाँ पर जाना जाता था और उनको इकट्ठे बोला जाता था स्लैब्स। ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर मैंने पहले आपको मैप में दिखाया था पहले वीडियोस में, आप देखना एक बार बुक में। ऑटोमन एम्पायर बहुत बड़ा है, उसने इन सब उसमें जो अंदर पार्ट्स हैं वो छोटे छोटे, वो ये सारे नाम जो लिखे हुए हैं ये हैं। द स्प्रेड ऑफ द आइडिया ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। मतलब यहाँ पर नेशनलिज्म की, रोमांटिक नेशनलिज्म मतलब अपने कंट्री के जो फीलिंग है वो इंक्रीज़ हुई, जिसकी वजह से जितने भी ये छोटे छोटे रीजन्स थे उन सब में जब नेशनलिज्म की भावना आई तो सब फ्रीडम चाहते हैं, तो ये जो एरिया है वो एक्सप्लोसिव की तरह बन गया। ऑल थ्रू द 19th century the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms। सब क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं, रिफॉर्म्स कर रहे हैं विद वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई सक्सेस मिली नहीं उनको। वन बाय वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल एंड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। जो भी ऑटोमन एम्पायर के छोटे छोटे पार्ट्स हैं एक एक करके सब इंडिपेंडेंट होते होते बाहर निकलते जा रहे थे। दी बाल्कन पीपल, जो बाल्कन के लोग थे, बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers। वो जो क्लेम करते थे बाल्कन के लोग कि पहले हम इंडिपेंडेंट थे, हमारे पॉलिटिकल राइट्स थे, नेशनैलिटी थी हमारी, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको फॉरेन पावर ने अपने अंदर लेते गए, अपनी अपनी रीजन में मिलाते गए, इसलिए वो रिबेलियस हो गए और रिवोल्यूशन कर दिया उन्होंने भी अपने नेशन को, अपनी अलग कंट्री बनाने के लिए। और थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट। ठीक है, तो उन्होंने भी स्ट्रगल किया अपनी, जो इतने सालों से वो अपनी इंडिपेंडेंस खो चुके थे उसको पाने के लिए, वो भी रेबेलियस हो गए थे जो बाल्कन के लोग थे। एज द डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल्ड, स्लेविक बोला गया है, जितने भी आपको ये नाम बताए गए थे ना इन सबको इकट्ठा मिला के स्लेव बोला गया था, तो इन्हीं के लिए बोला गया है। एज अ डिफरेंट स्लेविक नेशनलिस्ट, जितने भी ये पार्ट्स बने हुए थे उनके जो लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपनी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस के लिए, इसलिए जो बाल्कन का एरिया था वो क्या बन गया, एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, बिकॉज यहाँ पे सब स्टेट्स अपने अपने इंडिपेंडेंट चाहते थे, इसलिए बोला गया है इंटेंस कन्फ्लिक्ट का एरिया बन गया ये। एंड बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर, ऑब्वियस है एक दूसरे से वो जेलस हो रहे थे बिकॉज सबको इंडिपेंडेंस चाहिए और सब अपनी अपनी टेरिटरी जो है वो अपनी जो कि लोगों ने छीन ली थी वो वापस चाहते थे। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया, वाई, बिकॉज बाल्कन्स ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। ठीक है, मतलब कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं तो पावर राइवलरी तो होगी, दुश्मनी बढ़ेगी एक दूसरे से। एंड इसी पीरियड में देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स ओवर, अब जो यूरोपियन पावर्स मतलब जो अलग अलग यहाँ पर स्टेट्स बने हुए हैं यूरोप में, उनमें और क्या लड़ाई हुई रिगार्डिंग द ट्रेड, जो बिज़नेस कर रहे थे, एंड कॉलोनीज़ और मिलिट्री, इन सब में तो क्या हो गई, एक तरह से कन्फ्लिक्ट्स हुए, राइवलरी सब में बढ़ती गई। एंड दीज राइवलरीज वर वेरी एविडेंट, दिखाई देती थी कैसे, इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड, जैसे जैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स बाहर लेकर आते थे तो राइवलरीज पता चल रही थी कि किस किस स्टेट्स में राइवलरी चल रही है।
और जो पावर्स थी जैसे कि रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग दी होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। ये चाहते थे कि हम इनकी पावर ले लें बाल्कन्स की, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन, और अपना एरिया बढ़ा लें। दिस लेड टू अ सीरीज़ ऑफ वॉर्स। इसकी वजह से सीरीज़ ऑफ वॉर हुई अलग अलग कंट्रीज़ में, और फाइनली क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, क्योंकि सब चाह रहे हैं, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, की हम भी ये वाला पार्ट ले लें अपनी कंट्री में, हम ले लेते हैं। ऐसे करते करते बहुत सारी कंट्रीज़ में वॉर हो गई, और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी। नेशनलिज्म अलाइन विद इम्पीरियलिज्म। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया नेशनलिज्म तो था ही सबके अंदर अपनी कंट्री के लिए, साथ में क्या हुआ, इम्पीरियलिज्म भी, कि इसको हथिया लो, इस एरिया को ले लो। उसकी वजह से 1914 में यूरोप में डिज़ास्टर हो गया, ठीक है, वॉर्स हो गई। लेकिन बीच में क्या हुआ, मैनी कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय द यूरोपियन पावर्स इन द 19th सेंचुरी, जो ऑलरेडी यहाँ पर कॉलोनीज़ बना चुके थे अपने यूरोपियन पावर्स, उन्होंने क्या स्टार्ट किया, अपोज़ करना स्टार्ट किया इम्पीरियल डोमिनेशन को। उन्होंने बोला कि अब ये जो हथियाने वाली चीज़ें हैं ना, कि इधर का एरिया ले लो, उधर का एरिया भी ले लो, अपनी कंट्री में मिला लो, उन्होंने बोला कि ये स्टॉप करना होगा। इसलिए उन्होंने उसके अपोजिशन में बोलना शुरू किया कुछ कंट्रीज़ ने, इसलिए उसको बोला गया एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। मतलब अब इसको छोड़ दो कि अपनी जितनी कंट्री है उसको ही रखो, बाहर वाले एरिया को हथियाने के लिए वॉर मत करो। उसको बोला गया एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। दैट डेवलप्ड एवरीवेयर वर नेशनलिस्ट इन द सीन, इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स। क्योंकि सब अपना इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट चाहते हैं, तो इसलिए एंटी इम्पीरियल होना पड़ेगा, नहीं तो सब एक दूसरे को हथियाना चाहेंगे, तो नेशनलिस्ट जो होंगे वो कभी अपना एक नेशन बना ही नहीं पाएंगे। वो किससे इंस्पायर हुए, बाय द सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोर्स्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म। इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट अपना नेशनल यूनिटी बनाई जाए, उससे वो इंस्पायर हुए भी और कर भी रहे थे लोगों को। यूरोपियन आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ नो वेयर इरेप्लिकेटेड फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म। ऐसा नहीं था कि एक दूसरे को देखकर उसकी कॉपी कर रहे थे, सब अपने नेशन के लिए जो फीलिंग थी, जो एक्सप्रेस कर रहे थे, वो अपनी तरह से कर रहे थे। बट द आइडिया दैट सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स केम टू बी एक्सेप्टेड एज नेचुरल एंड यूनिवर्सल। लेकिन जो ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए था नेशन स्टेट में, मतलब एक कंट्री में, वो एक्सेप्ट किया गया नेचुरल एंड यूनिवर्सल, मतलब कि ये ही होना चाहिए और सारी जगह होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपके, अब चैप्टर ख़त्म हो गया है। उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, बिकॉज़ इसके बीच में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे बनते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ोगे तभी इसके आप क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे।